अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स एंड अकूस्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को एयर में डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी आपके पास हवा में साउंड एक मस्त रफ्तार से चलती हुई जा रही है। अब कौन सा फैक्टर है कि जिसको मैं वेरी करूंगा, चेंज करूंगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कम होगी या ज़्यादा होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वेव्स एंड अकूस्टिक्स 05, उसमें हमने एयर के अंदर कोई भी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जैसे साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, वो प्रोपेगेट करती है तो उसकी क्या स्पीड होती है, उसका पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया था। हमने देखा था कि किस तरह से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम या वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गिवन मीडियम इज कैलकुलेटेड बाय E divided by rho, where E is the elastic property of the medium and rho is the inertial property of the medium। फिर हमने कहा था हम चूंकि एयर के लिए काम कर रहे हैं एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पे हमने E की जगह पे डाल दिया था बीटा या B, जो कि बल्क मॉड्यूलस था, और रो की जगह पे रो ही डाल दिया। फिर हमने इसको आगे लेके चले थे और हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे। सबसे पहले न्यूटन ने अपना फॉर्मूला प्रपोज किया जिसको हमने निकाला V इज इक्वल टू √P डिवाइडेड बाय रो। इससे एक आंसर निकाला जो कि 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। उसमें तकरीबन 16% का एरर मौजूद था। तो हमने कहा जो न्यूटन का अजम्पशन था आइसोथर्मल प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव का, वो बेकार था। तो हमने कहा कि लैप्लास की बात मानी जाए। लैप्लास ने कहा कि आइसोथर्मल प्रोपेगेशन नहीं होता, साउंड वेव्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोपेगेट नहीं करती। कंप्रेशन के वक्त टेम्परेचर बढ़ता है और रेयरफेक्शन के वक्त टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जहां टेम्परेचर बढ़ता है वहां से हीट बाहर नहीं जाती और जहां टेम्परेचर घटता है, कम होता है, वहां पर हीट बाहर से अंदर नहीं आती। तो इसने कहा इडियाबैटिक प्रोपेगेशन होती है, नो हीट ट्रांसफर वाला प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी गैमा पी बाय रो, और ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर का आखिरी एक्सेप्टेड फॉर्मूला। क्लियर है? ये जितनी बातें मैंने बोली ये सारी की सारी हमने वेव्स एंड अकूस्टिक्स 05 में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हाईली रिकमेंडेड कि इसका प्रीवियस लेक्चर आप क्लियर करके चलें। ये वाला पार्ट जो आज के लेक्चर में हो रहा है मैंने वहीं पढ़ा देना था, लेकिन उस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो गई थी और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक है जो आपके पास पेपर्स में आए हुए, इसलिए मैंने इसका अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, कोशिश करना लेक्चर को एक गो में देखो, और साथ ही साथ सर वेव्स एंड अकूस्टिक्स आपने नाम क्यों रखा है ये मुझे लास्ट में भी एक दो वीडियोस के नीचे देखने को मिला, मैं बता देता हूं। देखो भैया, जो कंटेंट बन रहा है ना ये जर्नल कंटेंट है, हर बच्चे के लिए मवाद इसमें मौजूद है। अब अगर तो आप सिंध बोर्ड के बच्चे हो, सिंध बोर्ड के, पाकिस्तान का सूबा सिंध, उसके बच्चे हो, तो भैया आपके पास जो किताब है ना आपकी टेक्स्ट बुक, उसके अंदर अकूस्टिक्स के नाम से ये चैप्टर मौजूद है। अगर आप सिंध के अलावा किसी भी बोर्ड के हो, पाकिस्तान के, पंजाब के हो, फेडरल के हो, KPK के हो, AJK के हो, बलूचिस्तान के हो, आगा खान के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बहुत माजरत अगर मैं कोई बोर्ड भूल गया हूँगा, तो आपके पास ये चैप्टर वेव्स के नाम से मौजूद है। क्लियर हो गया? और पाकिस्तान से बाहर भी ये चैप्टर वेव्स के नाम से पढ़ाया जाता है, तो मैंने नाम रख दिया वेव्स एंड अकूस्टिक्स। आप आम खाओ पेड़ क्यों गिनते हो? ठीक है, नाम में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो लैप्लास ने करेक्शन करने के बाद फॉर्मूला दिया था वो ये था V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में या किसी गैस मीडियम में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। V से मुराद है वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड, गैस मीडियम का है, ये फॉर्मूला जहन में रखिएगा। ये गैमा आपके पास क्या है? गैमा मेरा बेटा हमारे पास था Cp डिवाइडेड बाय Cv। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके बारे में हमने बात की थी कि इसकी एक वैल्यू हो सकती है 1.67, एक वैल्यू हो सकती है 1.42,
एक वैल्यू इसकी हो सकती है जनाबे वाला 1.31, 1.67 किसके लिए थी? मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। ये किसके लिए थी भाई? डायटॉमिक गैसेस के लिए। ये किसके लिए थी भाई? पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। फिर मैंने ये भी कहा था कि अभी आपको ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाऊंगा, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ये सब आपको निकालना, ड्राइव करना भी आ जाएगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बकरी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैसेस की मिसाल हीलियम, आर्गन, ये सारी जो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो आपकी नोबेल गैसेज है। डायटॉमिक की मिसाल N2 जो कि नाइट्रोजन है, डायटॉमिक में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। सिमिलरली आपके पास जो भी गैस है जो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो यहां पे आ जाएगी, उसके लिए गैमा विल बी 1.42। पॉलीएटॉमिक जैसे ओजोन है O3, 3 एटम हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का। मीथेन है, तो ये सारी की सारी क्या हो गई? आपकी पॉलीएटॉमिक गैसेस हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा मेरा बेटा, चूंकि हमने ये फॉर्मूला गैसेस के लिए डिजाइन किया है और हमारे कोर्स में भी गैसेस के लिए ही है, तो ध्यान में रखिएगा हम जिस गैस को भी अज्यूम करके चलते हैं ना, वो हम क्या मान के चलते हैं कि वो कैसी गैस है? आइडियल गैस है। तो इसके अंदर वो रियल गैसेस वाले मसले नहीं होंगे, ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं इसके अंदर चलता हूं और देखता हूं कि ये कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिस पैरामीटर की बातचीत करने लगे वो है मेरा बेटा टेम्परेचर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस के टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है। यानी कि गैस का टेम्परेचर कम ज्यादा करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? सर यहां तो टेम्परेचर कहीं दिख ही नहीं रहा, अभी दिखेगा थोड़ी देर में, जादू होने के बाद आएगा। और पी क्या है मेरा बेटा? प्रेशर है। और रो क्या है मेरे बच्चे? डेंसिटी है। डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भैया डेंसिटी हुआ करती थी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसका मास? एयर का मास। भैया एयर से प्रोपेगेट कर रहे हैं ना साउंड, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये v पलटेगा तो ऊपर आ जाएगा। सर ये v क्या है? ये वेलोसिटी है और भाई ये वॉल्यूम है, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास गामा PV अपॉन में आ गया मेरा बेटा क्या? m। सर PV लिखा नजर आ रहा है, हमें हमारे टीचर ने बचपन में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी, PV इज इक्वल टू nRT। सब चीजें साथ साथ समझते जाना। वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, गामा कोई यूनिट नहीं, क्यों? रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। P प्रेशर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। रो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम तो मीटर क्यूब पता ही है। PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? M अपॉन कैपिटल M। इसको भी समझ लेना। इस छोटे वाले M से मुराद है ग्राम मास या मास इन ग्राम्स। जिस भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कितना मास है उसको ग्राम में यहां डाल दिया। ये क्या है भाई साहब? ये है मेरा बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर मास। सर मॉलिक्यूलर मास 9 क्लास में पढ़ा था, भूल गए, थोड़ा रिवाइज करा दें। चलो थोड़ा रिवाइज कर लो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर आपको बोला जाए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालें, एक हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1, और यहां कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बना? ये 2 बन गया। अब कमाल ये निकालना नहीं है, ये तो सब निकाल लेंगे, छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। आगे इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या ग्राम होगी? नहीं, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सर फिर समझाएं भैया, हमने जो अभी हाइड्रोजन का मास निकाला, मुझे ये बताओ क्या हमने सारी दुनिया में जितनी हाइड्रोजन मौजूद है सबका मास निकाल के कह दिया 2 ग्राम है? नहीं, किसी क्वांटिटी का निकाला है ना। किसका निकाला है? 2 ग्राम पर मोल, 1 मोल का निकाला है, इसीलिए इसे कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। क्लियर हो गया? ग्राम मोलर मास भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस पर यूनिट मोल। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक मिसाल ले लो भैया, और मिसाल ले लेते हैं सर। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का मास निकालना है। एक ऑक्सीजन होता है भैया 16, यहां 2 लिखी हुई है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया जनाबे वाला 32 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? जब आप फिजिक्स में कोई काम करते हो तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने सारे के सारे यूनिट्स SI में लेके चलने होते हैं। तो मास का यूनिट ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है, तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल जो है वो SI यूनिट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनमें से एक आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है। तो मोल की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, R क्या है? सर R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 8.314। सर हमने 0.0821 पढ़ी थी, वो केमिस्ट्री में यूज करते हो आप CGS सिस्टम में।
केमिस्ट्री में अमूमी तौर पे हम CGS सिस्टम यूज करते हैं, वहां पे वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है। अगर यहां से R की यूनिट निकालनी है, N और T नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपके पास बनेगा मेरा बेटा जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है, किसकी? R की। कई दफा डायरेक्ट यूनिट पूछी जा चुकी है, यहां से निकाल भी सकते हो। N और T को यहां फेंक दो, प्रेशर की यूनिट रखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। 2 मीटर से 2 मीटर मर जाएंगे, ऊपर न्यूटन मीटर बनेगा, नीचे मोल केल्विन आ रहा होगा, न्यूटन मीटर जूल का इक्विवेलेंट है, ये यूनिट बन जाएगी आपकी। टेम्परेचर क्या है मेरा बेटा? इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन में एक्सप्रेस किया हुआ होता है। किसमें होता है? केल्विन में एक्सप्रेस किया हुआ होता है। जहन में रखिएगा, सारे के सारे ऐसे टेम्परेचर जो कि केल्विन में एक्सप्रेस हुए हुए होते हैं, उसको आप क्या कहते हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो। सर जरा ये भी बता दें, मैं भूल गया, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं? अभी पढ़ लेते हैं भैया, देख लो। अगर आपको कहा हुआ है फॉर इंस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और मैं आपको कहता हूं यार इसे जरा केल्विन में कन्वर्ट करके तो बताना क्या आएगा, तो आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर 273 को ऐड कर देना है, बस सिंपल। तो ये बन जाएगा आपके पास 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर दो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस कर दो। बेसिक बातें थी। चलो वापस आ जाते हैं यहां पे। अब मेरा बेटा गैमा अपॉन एम तो लिखा हुआ है एज इट इज, पीवी की जगह पे मैं अपनी जनरल गैस इक्वेशन यूज कर सकता हूं, NRT, ठीक है, आ गया। N नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं वहां पे यूज कर सकता हूं, गैमा अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय RT। क्लियर हो गया? M से M मर गया। यहां से मेरा बेटा हमारे पास सबसे अहम फॉर्मूला आ रहा है, विच इज गैमा RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, गैमा RT डिवाइडेड बाय कैपिटल। क्लियर हो गया? अब यहां पे गैमा क्या है? ये बढ़ा चुका। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? केल्विन टेम्परेचर। एम क्या है? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया? बस जहन में रखिएगा, यहां पे जो मास रखेंगे वो ग्राम पर मोल में होगा, सॉरी किलोग्राम पर मोल में होगा, ग्राम पर मोल में नहीं होगा। ये केल्विन टेम्परेचर होगा, ये जूल पर मोल पर केल्विन होगा, और गामा जो भी गैस होगी उसके लिहाज से। अब आप यहां से देखो, अगर हम किसी एक गैस की बात कर रहे हैं, मान लो अगर हम बात करते हैं यार एयर के अंदर, मिसाल दे रहा हूं, एयर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है? देखो, एयर के लिए गामा फिक्स होगा क्योंकि एयर को हम डायटोमिक लेते हैं, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एयर का मॉलिक्यूलर मास भी हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अरे भैया, एयर का जो भी मॉलिक्यूलर मास है पर मोल, एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो पूरी दुनिया में हर जगह एक जैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है उसका रिलेशन क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ टी के साथ आ रहा है। इसको नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। यानी कि आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रिलेशन लीनियर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे। गोया टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। यही वजह है जो गर्म हवा होती है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें आवाज तेज जाती है, जो ठंडी हवा होती है जिसका टेम्परेचर कम होता है उसमें आवाज आहिस्ता जाती है। टेम्परेचर ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड उस गैस में क्या होगी? ज्यादा होती जाएगी। क्लियर हो गया? इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमें यह बात तो समझ में आ गई कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट ऑफ टी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मुझे यहां से रिलेशन बनाना हो तो भैया देखो क्या बनेगा, ये v विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टी। ऐसे अगर मैं कहता हूं यार एक कोई टेम्परेचर T1 था, गौर से सुनना, एक कोई टेम्परेचर T1 था, केल्विन में होगा यकीनन, और वेलोसिटी गैस की थी वहां पे, साउंड की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर जगह पे थी V1। जब उस गैस का टेम्परेचर T2 हो गया तो वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? V2। अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को यहां लिखना है तो मैं कहूंगा V1 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट अंडर रूट T1, V2 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ T2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मेरा बेटा डिवाइड कर देता हूं तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मर जाएगा, मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T2। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशन। इससे रिलेटेड अभी माजी में आए हुए हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सर ये डायरेक्टली भी तो बन सकता था। बिल्कुल मेरा बेटा, ये आप यहां से इस वाली जगह से डायरेक्ट ये रिलेशन भी बना सकते थे। कैसे भैया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, तो V विल बी इक्वल
टू V1 के लिए T1 सामने आएगा, V2 के लिए T2 सामने आएगा, बन गया रिलेशन। मैं बार बार कह रहा हूं इसको अपने पास नोट कर लेना लाजमी, कहीं पे कॉपी में बोल्ड करके कि ये जो टेम्परेचर है ना इसको किस में एक्सप्रेस करना है, केल्विन में। अमूमी तौर पे बच्चे होता क्या है, हमारी आदत होती है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बताने की। हम एग्जाम में यही भंड मारते हैं छोटे 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 छोटे, तो इसको लिख लेना कॉपी में कहीं, ताकि नोट्स रिवाइज करते हुए आपको ये बात जहन में आ जाए। अच्छा सर आगे बताएं, और कुछ बात बताएं इसके लिए। अच्छा अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे इसी को देखते चलो आप जरा, अगर मैं कहता हूं कि मेरा बेटा आपके पास जो T1 टेम्परेचर है ये T डिग्री सेल्सियस है, गौर से सुनना, T1 टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैंने कह दिया आपके पास एक टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर मैंने ले लिया भैया आपका जो टेम्परेचर नंबर 1 है ना, ये मान लो आपका है T डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर नंबर 2 है ना मेरे बच्चे, ये मान लो है 0 डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उससे मैंने कह दिया VT है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी है वो तो मुझे पता ही होता है कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक हो गया। अगर मैं यहां पे ये वाली इक्वेशन यूज करूं तो क्या बनेगा भाई, VT डिवाइडेड बाय V0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1। T1 टेम्परेचर कौन सा है, T डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पे तो केल्विन में लिखना है, तो केल्विन में कैसे आता है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका 273 ऐड कर देंगे अपॉन में, यहां पे टेम्परेचर कौन सा आएगा T2 में, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने का तरीका 273 ऐड कर देंगे। भैया नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है भैया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बोला इससे हम एक और जाना पहचाना रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह पे लग सकता है, हर सवाल में लग सकता है जहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आ गैस को टेम्परेचर से रिलेट कराना हो। लेकिन कुछ जानी पहचानी जो शक्लें आपको नजर आएंगी किताब में, एग्जाम में, पेपर में, वो निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा भैया पहला टेम्परेचर मान ले T डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर जिसपे मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड इवेल्युएट करनी है। दूसरा टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे पता है, और ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया। मैंने कहा भाई यहां पे T1 आएगा केल्विन में, तो T प्लस 273, और ये ध्यान में रखना अभी ये T किस में, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में यहां कन्वर्ट किया और ये आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे, मेरे पास VT विल बी इक्वल टू V0 अपॉन में आ जाएगा, सॉरी यहां पे आ जाएगा T प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273। इसी चीज को मेरा बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, VT विल बी इक्वल टू 332 मल्टीप्लाइड बाय TK डिवाइडेड बाय 273। सर ये क्या किया, जरा समझा भी दें। आप कई सारे टीचर के नोट्स में देखोगे जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा होता है ना, वो डायरेक्ट ये लिखा होता है कि भैया हमने एक ऐसा जनरल फॉर्मूला बनाया है जो किसी भी टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड बता सकता है। तो भैया वो ये फॉर्मूला यहां से आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज 332, V0 की जगह पे आ गया, अंडर रूट TK इज टेम्परेचर एक्सप्रेस इन केल्विन। जो भी आपका टेम्परेचर यहां पे है, जो भी टेम्परेचर आपका यहां पे डिग्री सेल्सियस में, उसमें आपने 273 को ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहां पे लाके पुट किया, तो TK डिवाइडेड बाय 273। क्लियर हो गया। अब ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 कहा हुआ है। इसी इक्वेशन को आगे देख के चलो, इससे कुछ और बातचीत करेंगे। अभी देखो, इसको मैंने कहा VT विल बी इक्वल टू V0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और से देखना, T प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273 पे पावर आ गई हाफ। सर पावर हाफ क्यों आई भैया, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अगर मैं यहां पे LCM ब्रेक कर दूं तो V0 ये बन जाएगा जनाब T अपॉन 273 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273, ऊपर पावर आ गई आपके पास हाफ। इससे ये मर गया। VT विल बी इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273, और ऊपर पावर क्या आ गई, हाफ आ गई। क्लियर है। अब ये वाला फॉर्मूला भी जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि ये इसी की शक्लें चल रही हैं सारी। अब यहां से ना हम एक कह लो थंब रूल जो है ना वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, थंब रूल। यहां से एक थंब रूल निकालेंगे। अभी ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये हर जगह वैलिड है, कोई परेशानी नहीं है। अब थंब रूल क्यों चाहिए होगा मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखो पहले थंब रूल समझ लो क्या होता है। आपने कभी अपने घर में देखा होगा, आपके घर में आपकी जो वालदा है या बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, या आप खुद अगर कुकिंग करते हो, तो आपने कभी नोट किया जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कभी भी रेसिपी के हिसाब से नहीं चलते। उनका अपना एक ना सेट होता है माइंड कि यार मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो गोश्त बन रहा है तो उसमें नमक जो है ना यार इतने चम्मच डलेगा,
2 किलो गोश्त, अब मेहमान आ रहे हैं, गोश्त की तादाद बढ़ गई, मिसाल दे रहा हूं, तो यार नमक इतना बढ़ जाएगा, मिसाल दे रहा हूं 1 किलो पे 2 चम्मच है, मिसाल दे रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, 1 किलो में 2 चम्मच है, तो 2 किलो में कितना हो जाएगा, 4 चम्मच। वो उनको पता होगा वैसे भीतर क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है थंब रूल। पॉइंट समझ में आ रहा है? कर करके एक्सपीरियंस से एक बात समझ में आ गई। इससे क्या होता है, टाइम बचता है। अब ये आपका फॉर्मूला तो है, लेकिन अक्सर आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपको छोटे टेम्परेचर देता है कि भैया 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ गई। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ गई। तो छोटे टेम्परेचर, सर कहां तक के छोटे टेम्परेचर, ये भी बता देते हैं। अगर मेरा बेटा आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे छोटा है, तो जो थंब रूल यहां डिफाइन करूंगा, आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। सर यही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, सब बताएंगे। फिजिक्स में कोई रट्टा नहीं है, सब प्योर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं मेरा बेटा, इस टर्म को देखो जो यहां नजर आ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि T/273 का वैल्यू क्या है, कम है, छोटा है, किससे छोटा है, मतलब T/73 छोटा होने से मुराद ये है कि भैया न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी में भी आपकी कोशिश होती है बहुत ज्यादा छोटी रखो, ठीक है। तो आप यहां पे ना 1 से लेके 27 तक कोई वैल्यू डाल के देखना, आपका जो आंसर इस फैक्टर का आ रहा होगा वो 0.1 से कम कम आ रहा होगा। तो कोशिश आपकी होती है जितना छोटा आंसर हो ना, उतनी अच्छी अप्रोक्सीमेशन काम करेगी, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे जरा, मैंने कहा 1 + x⁴n = 1 + nx। ये मेरा बेटा हम टर्म यूज कर सकते हैं, या ये एक्सपेंशन हम यूज कर सकते हैं अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है। आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या है सर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। आपने किसी भी चीज की पावर को अगर एक्सपेंड करना हो तो उसके लिए बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज होता है। अब ये एक बहुत बड़ी सीरीज होती है जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही होती हैं। हमने क्या किया, हमने एक अजम्पशन मानी, एक ख्याल किया, और उसके बाद आगे वाली टर्म्स को इग्नोर कर दिया। क्यों करा, सब आएगा समझ में। देखो देखो भैया, ये जो आपके पास चीज है ना यहां पे लिखी हुई, ये चीज, इसको मेरा बेटा यहां पे हम लोग कह रहे हैं x। देखो 1 + x⁴n, 1 + x⁴n, n यहां पे 1/2 है, x यहां पे क्या है, T/273। हमने कहा अगर x की छोटी सी वैल्यू है, अगर x की छोटी सी वैल्यू है, जितना छोटा हो उतना अच्छा है, उतना अच्छी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी। जितना छोटा हो, 1 से जितना छोटा हो। हमने कहा अगर x की वैल्यू छोटी है और t < 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या फायदा हो रहा है कि आपके पास ये इसका आंसर 0.1 से भी छोटा आता जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, जितना छोटा x होगा ये अप्रोक्सीमेशन उतना अच्छा चलेगी। सही, छोटे होने से क्या फायदा होगा, आप 2 टर्म पे जाओगे, तीसरी टर्म में क्या होता है, यहां पे x² आता है। तो अगर 1 से कोई छोटी वैल्यू है उसका आप स्क्वायर करोगे, मजीद छोटा हो जाएगा। जितनी छोटी वैल्यू है उसका स्क्वायर करने पर मजीद छोटा हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये यहीं पे क्यों काम करेगा, क्योंकि जब मेरा बेटा आप ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ाना शुरू करोगे, सुनना गौर से, जब आप न्यूमरेटर बढ़ाना शुरू करोगे ना, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये बहुत ज्यादा 1 से छोटी नहीं होगी। जब बहुत ज्यादा 1 से छोटी नहीं होगी तो ये आगे की चीजों को निग्लेक्ट करना फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, तो इसी जगह पे लगाना जहां पे मैंने आपको ये बात समझाई है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर इसको यूज करता हूं तो भैया VT विल बी इक्वल टू V0 * 1 + nx। n कितना है भैया यहां पे, 1/2। x कितना है भैया यहां पे, T/273। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यहां तक के लिए मैं आपको साबित भी करा दूंगा कि इसका और इसका आंसर एक ही जैसा आएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब V0 को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, ये बनेगा V0 + 2 को अगर 273 से मल्टीप्लाई करें तो V0 × T अपॉन में आ गया 273 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 + 1 5। ये हो गया मेरा बेटा हमारे पास 546। क्लियर हो गया, सही। अगर मैं इसके अंदर V0 का वैल्यू प्लेस करूं तो VT विल बी इक्वल टू V0 + 332 × T, डिवीजन में आ रहा है आपके पास 546। इस पूरी चीज को भैया आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा VT विल बी इक्वल टू V0 + 0.61 × T। ये है हमारा थंब रूल, ये हमारे पास क्या है भैया, थंब रूल है। VT विल बी इक्वल टू V0 + 0.61 × T। समझना, अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, सिर्फ कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस, मजीद समझो, दोबारा से ये बता रहा हूं, टेम्परेचर आपका बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस, भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्पीड है, 332।
अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो, अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये सारे एक्चुअल हैं, किसी से भी देख लो, यहां से देख लो। 1 डिग्री सेल्सियस का केल्विन क्या होता है? 274, 273 प्लस कर देंगे तो 274। पहले इसको डिवाइड करोगे, फिर रूट निकालोगे, फिर यहां करोगे, इतना लंबा काम। यहां देखो, यहां 1 रखोगे अपॉन 273, पहले सॉल्व करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर रूट लोगे, फिर मसले वाला काम। यहां पे देखो कितना आसान है, जैसे ही आपने यहां 1 पुट किया, 0.61 0.61 ऐड कर लिया, पता चल गया 332.61 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे थी वो 332 थी, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो हो गई 332.61 मीटर पर सेकेंड। आप चेक कर लेना, यहां से निकाल के, यहां से निकाल के, और फिर इससे भी सेम आंसर आ रहा होगा। बल्कि लाजमी करो ये काम और वीडियो को पॉज करके 27 डिग्री सेल्सियस तक 5-6 डिफरेंट टेंपरेचर पे यहां से और यहां से वैल्यू निकालो, तो आपको नजर आएगा करीब करीब वैल्यूज आ रही हैं। आप जैसे जैसे 27 से आगे जाना शुरू होगे, यहां से निकलने वाली वैल्यू और यहां से निकलने वाली वैल्यू में जो फर्क है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? आगे आपने चीजें इग्नोर की हुई है, ये मान के कि T/273 1 से बहुत छोटा है। क्लियर हो गई बात की? यहां से एक और चीज नजर आ रही है आपको, क्या? एक रफ हिसाब किताब के मुताबिक जैसे ही टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ता है, तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड। चेक करो भैया, देखो ना, यहां देखो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर। ये क्या है? V0 क्या है? 332 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 1 यहां आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 0.61। नया टेंपरेचर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 332.61। अपनी कॉपी में नोट करना, जैसे ही टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा या 1 केल्विन बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में कितना चेंज आएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड। एक और बढ़ेगा तो फिर 0.61 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं भैया, मिसाल के तौर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करो एट 10 डिग्री सेल्सियस। कहां पे कैलकुलेट करें? एट 10 डिग्री सेल्सियस। आपने अपने दिमाग में सोचा फौरन से कि यार ये लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस है, कोई टेंशन नहीं है, हम थंब रूल से करेंगे। भैया आपने बोला V0 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहां पे ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आया, ऊपर डेरिवेशन देख सकते हो सारी। ये हो गया भैया 332 प्लस 6.1, क्या आंसर आ रहा है? 338.1 मीटर पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेल्सियस। इसको जो आपका ये वाला फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, इससे भी निकाल के देख लेना। यहाँ 10 रखना, 10/273, जो भी आंसर आ रहा है 1 से प्लस करना, अंडर रूट लेना, फिर V0 से मल्टीप्लाई करना, लाजमी कमेंट करना। क्लियर है? इतना इससे कॉपी कर लें, आगे चलते हैं और इसके कुछ सवाल देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ETEA KPK 2004 में आया हुआ है, उसको तरफ चलते हैं। पहले कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपने 27 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। इफ CP/CV, ये CP/CV क्या चीज दी हुई है भाई? गामा दिया हुआ है। फॉर हाइड्रोजन इज 1.4। नहीं भी बताता तो हमें पता था डायटोमिक गैस है, इसके लिए क्या होता है 1.42। अब इसने 1.4 कह दिया तो हम वही लेंगे। गैस कांस्टेंट दे दिया 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। भैया हमें हमारी लैप्लास का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P बाय रो। क्लियर है सर? लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो भैया यहां से अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, गैमा RT अपॉन कैपिटल M, ये यूज कर सकते हैं हम यहां पे। ठीक है, अब देखो गैमा की जगह क्या आएगा मेरा बेटा? 1.4 आएगा। R की जगह पे क्या आएगा मेरे बच्चे? 8.31 आएगा। टेम्परेचर की जगह पे क्या आएगा? 27 आएगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आपने यहां पे क्या करना है? केल्विन में। तो 27 में आपने क्या किया? 273 को ऐड कर दिया और आपके पास आंसर कितना आ रहा है जनाब? 300 आ रहा है। अपॉन में क्या आएगा भैया? अपॉन में आएगा मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? किस गैस की बात हो रही है? हाइड्रोजन की। तो भैया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, वैसे भी ये कुछ बेसिक का पता होना चाहिए, नहीं तो मैं निकालना सिखाता हूं। एक हाइड्रोजन जो होता है उसका मास होता है 1 और 2 है यहां पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? ये 2 ग्राम पर मोल। अब आपको ग्राम पर मोल में तो नहीं रखना है, यहां पे किलोग्राम पर मोल में रखना है। क्यों सर? इसलिए कि मेरा बेटा SI यूनिट में चल रहा है ना सब कुछ। देखो टेम्परेचर केल्विन में, ये जूल पर मोल पर केल्विन में, और ये इसकी तो खैर यूनिट ही नहीं होती। तो कैसे करेंगे? ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाते हैं? आप 1000 से डिवाइड कर देते हो, ऐसे करोगे
या इसी को क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ भैया नीचे 10⁻³ ऊपर आएगा तो पावर-3 हो गई। ये हो गया आपके पास किलोग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ क्लियर हो गया बच्चे। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर करीब करीब ऑप्शन सी आ रहा होगा। अगर आपको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जरा भी मसला हो रहा है, मैंने रूट निकालना ये सब करना सिखाया हुआ है। बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर हैं भाई, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बेसिक मैथ 01 एंड बेसिक मैथ 02, ये सब आपके मसले हल हो जाएंगे। कैलकुलेटर अलाउ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अमूमन अलाउ होता नहीं है एंट्री टेस्ट में, बोर्ड लेवल पे तो अलाउ होता है। अगला सवाल मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर है हमारे पास, 2016 में क्वेश्चन है। At what temperature will the speed of sound in hydrogen be same as that in oxygen at 100 डिग्री सेल्सियस? कहता है क्या टेम्परेचर होना चाहिए will the speed of sound in hydrogen, हाइड्रोजन का कि उसके अंदर जो स्पीड है वो वही हो जो ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड होती है कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। सवाल को समझ आया? हाइड्रोजन एक जगह है, एक जगह ऑक्सीजन है आपके पास। ऑक्सीजन 100 डिग्री सेल्सियस में रखी हुई है और वहां पे साउंड ट्रेवल कर रही है विद अ पर्टिकुलर स्पीड। आपको कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन वाले जो कंटेनर है उसमें क्या टेम्परेचर रखूं कि यहां पे भी सेम स्पीड से ट्रेवल करे। पहले तो आप एक बात समझ लो, क्या कि ऑक्सीजन वाले कंटेनर में, यानी कि एक मान लो एक कमरा है पूरा उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, एक कमरा है पूरा उसमें हाइड्रोजन भरी हुई है। ऑक्सीजन वाले कमरे में और हाइड्रोजन वाले कमरे में सेम टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग होगी। पहले ये क्लियर कर लो। क्यों भैया? ये फॉर्मूला देखना जरा, ये वाला। क्या इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड का मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन नजर आ रहा है? आप बोलोगे जी सर। क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है भैया? इनवर्स रिलेशन है। पॉइंट समझ में आ गया? इसको भी हम आगे डेंसिटी में पढ़ेंगे भी। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्या कहा, एक कमरे में हाइड्रोजन एक कमरे में ऑक्सीजन, तो दोनों के अंदर सेम टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास दोनों गैसेस का क्या है? अलग अलग है। पहले कॉन्सेप्ट को फील करो, सवाल तो फौरन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे देखो, अब ये कह रहा है ऑक्सीजन वाला जो कमरा है उसका टेम्परेचर आपने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस और आपने वेलोसिटी ऑफ साउंड नोट करी। यहां पे मान लो ये हाइड्रोजन वाला कमरा है, यहां पे ऐसा क्या टेम्परेचर सेट करूंगे दोनों पे वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आपको कह रहा है वेलोसिटी हाइड्रोजन वाले कमरे में और वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑक्सीजन वाले कमरे में आपको चाहिए एक बराबर। फॉर्मूला क्या है? गैमा आर टी। गैमा आर टी ये टेम्परेचर हाइड्रोजन वाले कमरे का होगा और यहां पे मॉलिक्यूलर मास भी हाइड्रोजन वाला आएगा, या इसको इक्वेट कर देंगे यहां पे गैमा आर टी, यहां ऑक्सीजन आ जाएगा अपॉन में मॉलिक्यूलर मास भी ऑक्सीजन का आ जाएगा। जो मर रहा है मार दे भाई, गैमा आर से गैमा आर तो वैसे मर गया। ये अलग अलग लिखा इसलिए ताकि आप जज्बाती होकर मार ना दो इन्हें, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो वो भी खत्म हो गया। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन आपको चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यहां डिवाइड हो रहा था वहां जाके फेंक दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो आगे देखो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, गिवन है 2 ग्राम पर मोल। क्या गिवन है? 2 ग्राम पर मोल। कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2 × 10⁻³ यूनिट बन गई किलोग्राम पर मोल। वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी 10⁻³ आएगा, नीचे भी आएगा। अरे भैया ऊपर भी ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया, नीचे भी यही किया तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन फिर भी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, करके देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 100 लिख दें। अब बच्चा यही बोंगी मारता है, यहाँ 100 लिख के बैठ जाता है। ओ भाई 100 क्यों लिख रहे हैं? ये टेम्परेचर किसके अंदर था? इतनी बार बताया, इतनी बार बताया। टेम्परेचर किस में था? ये केल्विन में था भाईजान, केल्विन में था। डिग्री सेल्सियस लिखने वाली गलती नहीं करना। यहाँ पे आ जाएगा 100 + 273 केल्विन में। दिस टेम्परेचर इज टू बी एक्सप्रेस इन केल्विन, हमेशा ध्यान में रखना। ये चला गया 2 × 1 = 216 ये क्या बन जाएगा? 373। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 16 से। 16 × 2 क्या होता है? 32 होता है। 5 वहां चला गया। 53 16 3 क्या होता है? 48 होता है। 23 टाइप का कोई ऑप्शन है? 23 टाइप का ऑप्शन ये रहा। ये आंसर आएगा, चेक कर लेना फिर भी डिवाइड करके। 16 × 2 = 32 हुआ, 5 वहां चला गया, 16 3 होता है 48, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया? और हमने आंसर निकाला हुआ भी किसमें? केल्विन में ही है। ये भी हो सकता था कि आपका एग्जामिनर आपको डिग्री सेल्सियस में बोल देता, फिर क्या करते? ये भी देख लेना। कैसे जाएंगे भाई? केल्विन पता चल गया, -273 करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो यहां पे कमेंट करना कि आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अगले फैक्टर पे चलने से पहले एक सवाल और है,
और ये भी 2 दफा आया हुआ है, एक दफा 10 डिग्री सेल्सियस के साथ और एक दफा 27 के साथ। एक मैं करा रहा हूं, एक आपको दे दूंगा। कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम द वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। आपने वो टेम्परेचर बताना है, सबसे पहले तो आप नोट कर लो, बताना क्या है, टेम्परेचर बताना है। वो टेम्परेचर बताना है जिसपे जो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स द वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वेलोसिटी है उसके मुकाबले में क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए। पढ़ो सवाल, फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर बताइए एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर की बात कर रहा है, इज 2 टाइम द वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं भैया 10 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी थी ना वो थी v, कितनी थी v, तो Vt जो जिस टेम्परेचर पे चाहिए उस पे क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। तो भैया हमें एक बात पता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, रिलेशन बनाएंगे, v1 डिवाइडेड बाय v2 विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। अब किस किस की बात कर रहा है भाई, एक कोई टेम्परेचर है T जिसकी ये बात कर रहा है, या अगर इसको डायरेक्ट केल्विन में लिख देते हैं तो Vt जिसकी ये बात कर रहा है अभी हमसे, ठीक है। जो टेम्परेचर हमें मालूम करना है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में छोटा t होता है, छोटा t लिखोगे तो यहाँ पे T + 273 लिखना पड़ेगा, अभी लिख के दिखाता हूँ। और एक आपके पास हो गया 10 डिग्री सेल्सियस वाला, क्लियर हो। जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है इसके ऊपर जो मेरा बेटा आपके पास वेलोसिटी है वो Vt है, और 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी क्या है आपके पास, v है। इतनी बात हमने तय कर ली यहाँ पे, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मैंने माना हुआ है T, सर ये केल्विन में है जी बेटे, बिल्कुल केल्विन में। अगर ये डिग्री सेल्सियस में होता तो यहाँ मैं लिखता T + 273, समझना और से ये बात है, अपॉन में। और ये क्या है मेरा बेटा, ये है 10 डिग्री सेल्सियस। भैया जिस पे ये वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी किस पे, v वेलोसिटी किस पे मानी है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 273 यानी कि 283। अरे भैया यही फॉर्मूला है, यूज किया है। आपको कहते हैं वो टेम्परेचर बताओ जिस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड 10 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में दुगनी हो जाए। तो भैया हमने कहा 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कितनी है, v। सबसे पहले तो ये चीज मान ली कि भैया 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है। तो भैया अब कोई नया टेम्परेचर आपने बताना है, उस पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। डिग्री सेल्सियस में लिखेगा भाई तो इसको t लिख दे, तो ये t कैसे आएगा, इस t में अगर 273 डिग्री ऐड करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा उठ के। बात समझ में आ गई, बस ये गेम है यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, Vt कितना है, 2v है, ये v हो गया, ये हो गया आपके पास T/283 और ऊपर आ गया पावर हाफ। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूं v को v से मारने के बाद, तो 2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T/283। भैया यहाँ स्क्वायर ने 2 को मार दिया, यहाँ बेस के मल्टीप्लाई करा देंगे तो t विल बी इक्वल टू 283 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 3 क्या होता है 12, 4 8 32, 32 + 1 33, 4 2 8, 8 + 3 कितना आ रहा है 11। और किस में आंसर निकाला था ये मेरा बेटा, हमने 1132 केल्विन में। अब यही चीज अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए होगी तो क्या करेंगे, 1132 - 273 कर ले भाई, इसमें से माइनस भी कर लेते हैं। ये इसको 10 बना दिया, ये 13, ये 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 2 गया तो 8, सॉरी 10 में से 2 गया तो 8, क्लियर है। 859 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हो गया। 10 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो वेलोसिटी है 859 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसका दुगना हो जाएगी, और या 1132 केल्विन पे हो जाएगी। अगर आपने यहां से डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना था तो इसे आप रखते T + 273, यहां पे आता T + 273, ये होता 1132, यहां होता T + 273, 273 को वहां बेच के माइनस करते आंसर आया था। अब आपने मुझे बताना है कि अगर यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस होता तो क्या आंसर आता, जल्दी देख लो, अगले फैक्टर्स पे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अगला फैक्टर जिसको हमने पढ़ना है, जिसके ऊपर हमें लगता है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंडेंट है, वो है मेरे बच्चे प्रेशर। जब हम लैप्लास का फाइनल इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो ये है v = γp डिवाइडेड बाय रो। अब यहां से देखने में ऐसा लगता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √p, जबकि ऐसा नहीं है। जहन में रखिएगा अपने पास कि गैसेस के अंदर जब भी साउंड प्रोपेगेट करती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों सर? इसलिए कि मेरा बेटा प्रेशर जब भी चेंज होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रेशर और डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आगे चल के आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन भी पढ़ोगे, P = 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये किसी भी
गैस सिस्टम की इक्वेशन है जो वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो प्रेशर बढ़ता है तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया था साउंड वेव जो प्रोपेगेट करती हैं वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बना के करती हैं। कंप्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं एयर के, जब एयर मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। भैया डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम पे। जब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है वहां प्रेशर बढ़ता है, और जितना प्रेशर बढ़ता है साथ ही उतनी डेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो समझो आपने अगर मेरा बेटा प्रेशर को y टाइम्स बढ़ाया तो डेंसिटी भी y टाइम बढ़ गई, y से y मर जाएगा, वेलोसिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ना एक ग्राफ भी माजी में पूछा गया, उसमें यह था कि आपके पास यहां पे था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस और यहां पे था मेरा बेटा प्रेशर। तो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है कि आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ बट वेलोसिटी ऑफ साउंड जो थी वही रहेगी। बस ये ध्यान में रख लेना कि आपने टेम्परेचर चेंज ना किया हो। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, चेंज जाएगा। क्लियर है? अभी हमने देख लिया ना, टेम्परेचर बढ़ाने से तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना, गैस का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा ये बात भी, ठीक है? तो प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस जिसके अंदर से वो प्रोपेगेट कर रही है। तीसरी चीज है मेरा बेटा डेंसिटी। मान लो मेरे पास दो गैसेज हैं, गौर से देखना, दो गैसेज हैं मेरे पास, गैस 01 गैस 02। इन दोनों को मेरा बेटा मैंने एसटीपी पे कंसीडर किया। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो आपका 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, या पूरा 10 पावर 5 पास्कल भी कहते हैं बास हमारे लोग इसको, ठीक है? अब दो गैसेज हैं भैया, पहले वाले की मान लो डेंसिटी जो है, पहले वाले की जो डेंसिटी है उसको गामा 1 कह दिया, दूसरे वाले की डेंसिटी गामा 2 कह दिया। एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है। तो आपको नजर आ रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। नजर आ रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये वही चीज है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। भैया एक ही बात है, डेंसिटी कैसे निकालते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। गैसेस के अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहां पे ना मेरा बेटा एक चीज क्लियर कर लेना, बच्चे को लगता है सर यहां आपने कहा प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां आप कह रहे हैं डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो यहां डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ रहा। भाई साहब ये एक ही गैस की बात हो रही थी, ये दो अलग गैसेस की बात हो रही है। एक ही गैस में गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो साथ डेंसिटी बढ़ेगी। ये दो डिफरेंट गैसेस हैं जिनका टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा रखा है एनवायरनमेंट का। समझ आइए, ये दो डिफरेंट गैसेस के लिए बातचीत चल रही है, ठीक हो गया, दो डिफरेंट गैसेस के लिए। तो यहां से अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा क्या बनेगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 विल बी इक्वल टू, V और रो का रिलेशन इनवर्स है तो V1 के लिए ρ1 आया नीचे और इसके लिए आया ρ2 ऊपर। इससे भी रिलेटेड माजी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इतना हिस्सा कॉपी करो, सवाल समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने NUST 2010 में आया हुआ क्वेश्चन मौजूद है इतने टॉपिक से। प्रेशर पे तो डिपेंड नहीं करती ना, पढ़ लिया हमने, ठीक है? कहता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट सेम कंडीशंस। STP कर दिया। एयर इज अप्रोक्सीमेटली 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। अब मैंने आपको बताया था डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ऐसे जिसका मोलर मास ज्यादा है, भाई आप खुद सोचो, एक गिवन वॉल्यूम है, इसमें बड़े मोलर मास वाली गैस को कन्फाइन करोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, छोटे मोलर मास वाली गैस को कन्फाइन करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यही बात है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कह रहे हैं जो एयर है वो 16 गुना हैवियर है। भैया जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके पास जो एयर है ये 16 गुना ज्यादा हैवियर है किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो मैं यहां से कह सकता हूं रो ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 16। भैया एयर की डेंसिटी हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 गुना ज्यादा है, क्योंकि सेम वॉल्यूम में एयर के मॉलिक्यूल्स जो आएंगे उनका मास 16 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा। ये यहां लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब क्या कहते हैं, कंडीशन बनानी है, ठीक है?
आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरा बेटा, V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो। क्लियर है? गैमा RT अपॉन M से भी बना सकते हैं, सेम चीज आएगी। ठीक है, यहां से देख लो, प्रेशर तो इसने सेम कर दिया, गैमा सेम है। क्यों? अरे भैया एयर की बात चल रही है, एयर की बात चल रही है, एयर भी डायटोमिक है, और हाइड्रोजन की बात चल रही है, ये भी डायटोमिक है, दोनों के लिए गैमा 1.42 हो जाएगा। V और रो का रिलेशन इन्वर्स है, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रो। तो ये बनेगा V ऑफ एयर डिवाइडेड बाय V ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, इन्वर्स रिलेशन है तो रो ऑफ एयर नीचे आएगा, रो ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर। क्लियर हो गया? अब क्या करना है भाई, आपको एयर में वेलोसिटी दी हुई है, ये दी हुई है 332, ये आ गई भाई 332, अपॉन में आ गया वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो आपने मालूम करनी है, ये आपको चाहिए। देखो भैया इसके नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं दोनों साइड्स को पलट लेता हूं तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। ये यहां लाके पुट कर ले भाई, 1/16। अब देखो ये हो गया आपका 332, अपॉन में आ गया वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसको V लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार क्या VH2 लिखें, बस समझ में आ गई बात। अगर 1 को रूट से बाहर निकालते हैं 1 आता है, 16 को रूट से बाहर निकालते हैं 4 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 332। क्लियर है? अब 4 2 आपके पास क्या हो गया, 8 हो गया, 4 3 12, और 4 3 12 प्लस 1 1328 मीटर पर सेकेंड, 1328 मीटर पर सेकेंड। अब यही सवाल ऐसे भी कर सकते थे कि मॉलिक्यूलर मास जो एयर का है ये बराबर है कितना आपके पास, 16 गुना मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि उसने यही कहा है ना कि एयर आपके पास हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 गुना क्या है, ज़्यादा है। हालांकि एक्चुअल में 16 गुना नहीं होती, यहाँ इसने अप्रॉक्सीमेटली का टर्म यूज़ किया, इसीलिए वो तकरीबन 15 होती है या 14 के अराउंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे, सेम रिलेशन होता, बस इसमें फिर आप फॉर्मूला यूज़ करते, V इज इक्वल टू गैमा RT अपॉन कैपिटल M। यहाँ से आप बोलते V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू √M2 अपॉन M1। तो यहाँ पे एयर आता तो एयर यहाँ पे आता, और यहाँ हाइड्रोजन आता तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आता। सही हो गया? क्लियर है? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चे हमारे पास 2 से 3 फैक्टर और हैं देखने के लिए। चौथे नंबर पे हमने जिस फैक्टर को देखना है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और डेंसिटी हो गई। चौथे नंबर पे बच्चे हमारे पास फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी का फैक्टर या मॉइस्चर का फैक्टर। हवा में जो नमी होती है ना मेरा बेटा, क्या इसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है या नहीं, समझते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूं। आपके पास जो ड्राई एयर होती है ना, यानी कि जिसमें नमी नहीं है, उसकी डेंसिटी, और जो आपके पास मॉइस्ट एयर होती है इसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। मॉइस्ट एयर कौन सी है? आपने कभी बारिश की बाद वाली हवा देखी है जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, या सुबह में जब शबनम गिरती है, ड्रिजलिंग हुई भी होती है, उस वक्त जो हल्की फुल्की आपके पास नमी होती है हवा में, जो आप फील भी करते हो, वो मॉइस्ट एयर होती है। ड्राई एयर सूखी हवा जब चल रही होती है, गर्मी टिका के पड़ती है, तो जब सूखी हवा चलती है वो ड्राई एयर होती है। अब बोलोगे हाँ सर हमें पता है मॉइस्ट एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी होता है, जबकि ड्राई की क्या होगी, कम होगी। बच्चे एक्चुअल में उल्टा होता है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है। बोलोगे सर क्यों? अभी समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो क्या एयर का मॉलिक्यूलर मास है मेरे बच्चे 28.8 ग्राम पर मोल, जबकि पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मेरा बेटा है 18 ग्राम पर मोल। समझिएगा ज़रा, सर एयर का ये कैसे आया और पानी का कैसे आया, अभी निकाल लेते हैं भैया। एयर मेरा बेटा मेनली आपके पास 80% तक एयर में होता है नाइट्रोजन, और मेरे बच्चे 20% तक एयर में होता है ऑक्सीजन। सर बाकी आर्गन, मीथेन, भैया एक्चुअल में ये जो होता है ना ये 78 होता है, ये तकरीबन 21 होता है, 1% के अंदर बाकी सब चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हमने जनरलाइज कर लिया निकालने के लिए ताकि ये आंसर हम लोग ला सकें। तो सर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू इसके करीब करीब ही है, 28.9 एक्चुअल वैल्यू है जब आप सब चीज़ें मिला लोगे तो। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो जनाब 80% ऑफ द मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28। 20% ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का मास 32 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल एयर का मास, एयर के 1 मोल का मास क्या होगा वही आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का कैसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, पानी का 2 आपके पास
क्या हो गया इसके अंदर, हाइड्रोजन हो गए, प्लस एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो 2 + 16 कितना आ रहा है, 18। क्लियर हो गया। अब मेरा बेटा जो आपके पास ड्राई एयर है ना, इसमें क्या सीन है, देखो ये मान लो आपके पास ड्राई एयर है, ड्राई एयर में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है, मान लो ये 5 मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल किसके थे, एयर के थे। अच्छा, अब जो मेरा बेटा आपके पास मॉइस्ट एयर आई, मॉइस्ट एयर में क्या हुआ, कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो एयर के मॉलिक्यूल ऐड नहीं होते आके, सुनना गौर से, मॉइस्ट एयर में एयर के मॉलिक्यूल आगे ऐड नहीं होते। जब एयर के मॉलिक्यूल आएंगे ना, तो इनकी जगह पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉइस्चर का मतलब क्या है, पानी आ रहा है, नमी आ रही है। जब पानी के मॉलिक्यूल आएंगे हवा में, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह से हटा देंगे। सुनना गौर से, लोगों को लगता है पानी उसमें ऐड हो गया है, जब पानी आया तो वहां पे जो हवा थी वो डिस्प्लेस हो गई। क्लियर है। तो मान लो यहां पे 5 मॉलिक्यूल थे, यहां भी 5 मॉलिक्यूल है, यहां 2 मॉलिक्यूल पानी के आ चुके हैं, तो इनकी जगह पे जो एयर था वो क्या हो गया, चले गया। अब आप देखो, जो एयर था इसका मोलर मास ज्यादा है और पानी का मोलर मास क्या है, कम है, तो ओवरऑल यहां पे जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो कम हो गई और यहां की डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो लोगों की जो गलतफहमी होती है, बच्चों की गलतफहमी होती है ना, कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ज्यादा है, वो पानी को जबरदस्ती उसमें ठूस रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, पानी आता है एयर को हटाकर, तो जब एयर हटेगी, भारी वाले मॉलिक्यूल हट गए, हल्के वाले मॉलिक्यूल आ गए। क्लियर हो गया भैया। तो चूंकि ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा होती है, मॉइस्ट एयर में डेंसिटी कम होती है, और वेलोसिटी का रिलेशन डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्स है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या किसी भी एक टेम्परेचर प्रेशर को अगर आप फिक्स कर दो तो रिलेशन क्या है, इनवर्स है। लाजमी नहीं है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कोई भी गिवन टेम्परेचर हो, कोई भी गिवन प्रेशर हो, उसके ऊपर इनवर्स रिलेशन है। तो भैया आपके पास, सुनना गौर से, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है, तो आपके पास ड्राई एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगी। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है, तो मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना। यही वजह है कि आपके पास जब बारिश हुई होती है ना, हल्की हल्की नमी हुई होती है, तो कोई जानवर या कीड़ा बाहर बोलता है ना, तो आपको आवाज दूर तक कैरी होती हुई आती है। आप चीखोगे तो आवाज दूर तक जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड तेज है, तेजी से जाएगी आगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरा बेटा हमारे पास एक फैक्टर और है, या एक पैरामीटर और है, 2 और है बल्कि। एक मेरा बेटा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी वाला, और एक उसके बाद आएगा विंड वेलोसिटी वाला। अक्सर बच्चों को लगता है, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। मेरा बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या रखता है, v = f लैम्डा, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान में रखिएगा। सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्यों नहीं करती, हमें तो नजर आ रहा है, इसलिए कि मेरा बेटा जब आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, भैया फ्रीक्वेंसी कौन सेट करता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स सेट करता है। आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट याद है, जो हमने ये बात पढ़ी थी, ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो ऐसे मूव करती हुई जाती है, कैसे आती हैं। यहां पे मैं खड़ा हुआ था, मैं रस्सी को ऐसे 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 किए जा रहा था, मैं जितना ज्यादा जोर तेजी से करता जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स सेट करता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कैसी रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया। किसी भी गिवन मीडियम में, अच्छे से सुनना गौर से, पहले ये क्लियर कर लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिसाइड करता है। अगर आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेलोसिटी उस मीडियम में कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी मीडियम के पैरामीटर्स तय करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, और किसी से नहीं होती। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ना तो एम्पलीट्यूड चेंज करने से, ना फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, ना वेवलेंथ चेंज करने से, कोई भी चीज चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होने वाली नहीं है। वेलोसिटी किसी भी गिवन मीडियम में 2 चीजों पे डिपेंड करती है, मीडियम के पैरामीटर्स, मीडियम का टेम्परेचर। मीडियम के पैरामीटर्स में इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, दैट इज डेंसिटी एंड टेम्परेचर। क्लियर हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ध्यान में रखेंगे। एक और चीज, किसी भी गिवन मीडियम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब आप मीडियम चेंज करते हो तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, मीडियम की प्रॉपर्टीज की वजह से। देखेंगे वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा फॉर्मूला आएगा आगे फिजिकल ऑप्टिक्स में। लेकिन मीडियम चेंज करते हुए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, सोर्स डिसाइड करता है। ठीक है भैया, चलो ये भी देख लो जल्दी से।
अब मेरा बेटा हमारे पास जो आखिरी पैरामीटर है, जिसके बाद एक आधा सवाल होगा एंड देन वी आर डन। मेरा ख्याल है 1 घंटे का लेक्चर भी होने ही वाला है। बिल्कुल आखिरी चीज जो है मेरा बेटा वो हमारे पास है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, इसको समझाने के लिए आपने अगर कभी क्रिकेट मैच होता हुआ देखा है तो उसमें क्या होता है, अगर बैट्समैन कोई बॉल हिट करता है और हवा उसी सिमत में चल रही है, गौर से सुनना, हवा उसी सिमत में चल रही है जहां पे बॉल जा रही है, तो उसका आधा शॉट भी पूरा शॉट हो जाएगा। क्यों? बॉल को हवा अपने साथ लेके जाएगी। और अगर हवा यूं चल रही है, बॉल यूं जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को काटेंगे, कैंसिल करेंगे। ऑपोजिट वेक्टर्स है ना, कैंसिल करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? यही दो चीजें आपके पास v प्लस वी डब्ल्यू या v माइनस वी डब्ल्यू वाला सीन होता है ग्राउंड के लिहाज से। अगर आप देखोगे ये कब होता है, अगर आपके पास हवा उसी डायरेक्शन में चल रही है जहां साउंड जा रही है, उसी डायरेक्शन में है जहां साउंड जा रही है। भैया सुनना गौर से, मान लो साउंड की रफ्तार है 332 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस जा रही है, एयर बी से आगे लेके जा रही है, मान लो एयर की वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकंड। तो पहले साउंड के जाने की रफ्तार सिर्फ 332 थी, लेकिन अब जब एयर बी से आगे लेके जा रही है तो वो 332 में 18 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान लो 18 मीटर पर सेकंड मैंने मान लिया विंड की वेलोसिटी है, तो ऐसे निकालेंगे। ये कब, जब दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, जहां साउंड जा रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, हवा भी जा रही है। क्लियर है? और ये कब होगा, जब हवा मुखालिफ सिमत में जा रही है। मुखालिफ मतलब ओपोजिट सिमत में जा रही है, ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सही है? अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मुखालिफ हवा से ना घबरा, इस तरह का कुछ मंजन है। ये तो उड़ती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब बेसिकली इसका पॉइंट ये था, शेर का तो मैंने बेड़ा गर्क कर ही दिया, लेकिन पॉइंट ये था कि जो आपकी लाइफ में हर्डल्स या रेजिस्टेंसेस या ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां आती हैं, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं, वो आपको लेट डाउन करने के लिए नहीं होती हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो जितनी परेशानी, जितनी मुश्किल से निकल के आगे आता है ना, वो उतना बड़ा चैंपियन होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप एक ही बार नहीं जीतते, आप बहुत दफ़ा हारने के बाद जीतते हो। जब आपको पता चल जाता है ना, ये 100 तरीके डिस्कवर कर लिए जिनसे आप जीत नहीं सकते, हार जाते हो, तो आप 101 में वो तरीका लाजमी डिस्कवर कर लेते हो जिससे आप जीतते हो। क्लियर है? तो ये वही चीज़ है। ठीक है? तो v माइनस वी डब्ल्यू कब होगा, मान लो भैया साउंड ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, हवा ऐसे उल्टा जा रही है, तो हवा क्या करेगी, इसे रोकेगी ना भाई। सोचो, ये एयर का मॉलिक्यूल है, एनर्जी लेके, मैंने कुछ बोला, एनर्जी लेके तेजी से ऐसे जा रहा है, हवा उल्टा चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आगे जाने की स्पीड कम हो जाएगी, तो v माइनस डब्ल्यू हो जाएगी जब हवा ऑपोजिट चलेगी। ठीक है? तो ये हमारे पास था मेरा बेटा विंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमने टोटल 6 चीज़ें पढ़ी हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर ऑफ अ गैस चेंज करने से वेलोसिटी की सतह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 डिफरेंट गैसेस हैं तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमिडिटी के आने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। फिर विंड वेलोसिटी, अगर हवा उसी सिमत में चलेगी जहां साउंड प्रोपेगेट कर रहा है तो बढ़ जाएगी स्पीड, ओवरऑल ऐड हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ऑपोजिट सिमत में चल रही है तो कम हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चे?